पिछली बार हमने आपको बताया था कि इतिहास का क्या क्या, संविधान का क्या क्या इतिहास है, उसका विकास कैसे हुआ। आज हम बात करते हैं संविधान बन के तो तैयार हो गया था, अब उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, विशेषताएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ तो उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए, संशोधन किए गए। चाहे 7वां हमारा संविधान संशोधन हो, 42वां हो, 44वां हो, 73वां हो, 74वां हो, 97वां हो। तो यहाँ से क्वेश्चन जो संविधान संशोधन हुए तो उसमें से एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो 19 जो 42वां संविधान संशोधन है, जो 42वां संविधान संशोधन है, इसको हम लोग बोलते हैं मिनी संविधान। क्या बोलते हैं? मिनी संविधान। 42वां संविधान संशोधन 1976 में 1976 में हुआ था। ठीक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मिनी संविधान बोलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग संविधान की विशेषताओं की। तो सबसे बड़ी एक विशेषता हमारे संविधान की है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्या है? सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्या है? लिखित संविधान है। ठीक, लिखित संविधान है। ये ब्रिटेन के संविधान की तरह अलिखित नहीं है, अमेरिका के संविधान का इतना छोटा सा नहीं है। अमेरिका का जो संविधान है 40 पन्नों का है, खत्म हो जाता है। मगर जो हमारा संविधान है उस दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सबसे बड़ी यही विशेषता है। अब इतना बड़ा लिखित संविधान है, इसकी कुछ कारण भी होंगे। क्यों इतना बड़ा है? तो जो बड़े होने के कारण है मुख्यतः चार कारण है संविधान के बड़े होने के। तो बड़े होने के चार कारण हैं। कौन कौन से? पहला जो हमारा कारण है, हमारा जो पहला कारण है वो है हमारा ऐतिहासिक कारण। कौन सा कारण है? ऐतिहासिक कारण। ऐतिहासिक, एक पहला। दूसरा हमारा कारण है भौगोलिक कारण। कौन सा कारण है? भौगोलिक कारण। ठीक। तीसरा जो हमारा कारण है वकीलों का प्रतिनिधित्व, वकील या वकील कह सकते हो, वकील। ठीक। चौथा कारण है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक। ऐतिहासिक कारण से हमारा आशय है कि जो भी हमारा संविधान बना उसमें जो 1935 का एक्ट था, भारत शासन अधिनियम, इसका एक व्यापक प्रभाव पड़ा हमारे संविधान पे। भौगोलिक कारण का मतलब है, भौगोलिक कारण का मतलब है विस्तृत भारत है, विविधताओं से भरा हुआ है, अनेक संस्कृतियां हैं। तीसरा क्या है? वकील मतलब जो विधि के ज्ञाता थे उनका प्रभाव ज्यादा, जहाँ भीमराव अंबेडकर साहब हों, सरदार पटेल साहब हों, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब क्या थे? ये सब अपने जमाने के बैरिस्टर थे, तो इनकी वजह से ज्यादा लंबा हो गया। चौथा कारण था जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर से लिए क्योंकि उसके लिए अलग व्यवस्था करी गई थी, इस कारण से भी एक। दूसरा जो हमारे संविधान की विशेषता है वो लचीला तथा कठोर प्रकृति का तालमेल। कठोर और लचीले प्रकृति के तालमेल से हमारा आशय ये है कि जो अमेरिका का जो संविधान है, जो वहाँ के संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, बहुत ही कठिन है। और जो ब्रिटेन का संविधान है वहाँ भी एक साधारण से बहुमत में संविधान में संशोधन कर सकते हैं। मगर हमारा जो संविधान है वो समय समय पर भी लचीला है, समय समय पर कठोर हो जाता है। तो हमारे जो संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया है, संविधान करने की दो प्रक्रिया हैं, एक साधारण बहुमत के द्वारा, एक होता है विशेष बहुमत के द्वारा। साधारण का बहुमत मतलब संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाना नॉर्मल तरीके से, और जो दूसरी प्रक्रिया है उसमें क्या है? संसद के 1/3 1/3 1/3 सदस्यों के बहुमत से पास हो जाना, तथा आधे से ज्यादा राज्यों का की विधानसभाओं का अनुमोदन भी जरूरी होता था। इसके लिए आगे क्रम में बढ़ते हैं, और जो हमारी तीसरी संविधान की विशेषता है एकात्मकता की ओर झुकाव से संघीय व्यवस्था। एकात्मकता की ओर से अगर हम बात करें संघीय व्यवस्था में क्या है? दो सरकारें हैं, शक्तियों का विभाजन है, लिखित संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता है, मतलब संविधान
सबसे ऊपर है। और जो और आगे बात करते हैं तो क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। अगर यहाँ पे एकात्मता की बात करेंगे, एकात्मकता की बात करेंगे, यूनिटी की बात करेंगे, तो क्या है, केंद्र में राज्यपाल नियुक्त करता है, कहाँ, राज्यों में नियुक्त करता है। आपातकाल की शक्तियों का प्रयोग करता है, आपातकाल लगा सकता है। एक संविधान है हमारे पास, द्विसदन की व्यवस्था है। ऐसी बहुत सारी विशेषताओं लिए हमारा संविधान आगे बढ़ता है। तो आगे का जो पॉइंट है हमारा तीसरा चौथा पॉइंट है सरकार का संघीय स्वरूप। संघीय स्वरूप का मतलब है, सरकार का जो संघीय स्वरूप है, मतलब हम बात करेंगे अमेरिका में जो शासन करने की प्रणाली है, वहाँ पे अध्यक्षीय प्रणाली है, मतलब राष्ट्रपति वहाँ का जो कार्यपालिका का मुखिया है, जो विधायिका का मुखिया है, जो हमारा राष्ट्रपति है। और अगर हम ब्रिटेन के संविधान की बात करते हैं, जो वहाँ विधायिका का मुखिया है प्रधानमंत्री, तो हम अमेरिका को ना अपना कर ब्रिटेन की जो संसदीय प्रणाली है हम उसको अपनाते हैं, ठीक, जिसका प्रधानमंत्री होता है। तो अगली हम विशेषता की बात करेंगे संघीय संप्रभुता तथा न्यायिक सर्वोच्चता। तो केंद्रीय संप्रभुता से आशय हमारा है कि जो न्याय है, जो यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, वो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के साथ साथ तीसरा हमारा संविधान का महत्वपूर्ण स्तंभ है, और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है या न्यायिक सर्वोच्चता है सबसे ऊपर है। अगला जो हमारी विशेषता है एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। ये दोनों हमारे टॉपिक एक ही तरीके से हैं, ठीक। एकीकृत का मतलब न्यायपालिका अलग है, कार्यपालिका विधायिका अलग न उनके काम में। और जो संविधान का संरक्षक है, जो हमारी न्यायपालिका है, मतलब सुप्रीम कोर्ट है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि संविधान का संरक्षक कौन होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट है। संविधान का संरक्षक कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। मिनी संविधान किसे कहते हैं, मिनी संविधान हम लोग कहते हैं 42वें संविधान संशोधन 1946 को, 1976 को, सॉरी, मिनी संविधान हम लोग कहते हैं 1976 को। आगे जो हम लोग बात करते हैं मौलिक अधिकारों की, अगर हम लोग बात करें, अगर बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान को हम हटा सकते हैं, बेकार है, तो जो हमारा मूल अधिकार है वो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जितने भी अनुच्छेद आते हैं, जितनी भी व्यवस्थाएं आती हैं, हमारा मूल अधिकार कहलाता है। जो हमारा जो मूल संविधान था उसमें मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, ठीक। मौजूदा समय में मूल अधिकारों की संख्या 6 है, जो एक हटाए। तो मूल अधिकारों की बात करें तो मूल अधिकार 6 हैं। कौन कौन से हैं 6 में, पहला है हमारा समता का अधिकार, समता का अधिकार। कौन सा है पहला हमारा, समता का अधिकार। समता के अधिकार से मतलब है हमारा समानता का अधिकार। जहां हम किसी होटल में जाएं, कोई भी नौकरी करें या कहीं भी जाएं, तो जहां कुछ भी हो, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर किसी तरीके का भेदभाव नहीं होगा। अगला जो हमारा है मूल अधिकार, वो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार से तो हमारा आशय है आने जाने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, खाने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, ऐसी जो भी स्वतंत्रताएं हैं उन सब स्वतंत्रताओं की आज़ादी। अगर आप किसी देश में अच्छे से बोल नहीं सकते तो आज़ादी का क्या मतलब, तो हमारा जो मूल अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा जो है हमारा स्वतंत्रता के बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा टॉपिक है, कौन सा अधिकार है हमारा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध, ठीक। शोषण से विरुद्ध मतलब कोई हमको जबरदस्ती काम नहीं करा सकता। अब 14 साल
नीचे वाले बाल श्रम नहीं करा सकता बच्चों के लिए। जैसे होटल पे छोटे छोटे छोटू जो हम लोग चाय पीते हैं, छोटू चाय ले आओ, उनको जबरदस्ती या जोखिम भरे कामों को बच्चों से नहीं करा सकता, हमारा कोई शोषण नहीं कर सकता। जो हमारा चौथा मूल अधिकार है, जो चौथा हमारा मूल अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका मतलब है हम कोई भी धर्म को माने, कोई भी पूजा पद्धति अपनाएं, किसी की उपासना करें, ये हमारा मौलिक अधिकार है जो संविधान में दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का आशय इससे कि क्योंकि हमारे संविधान में किसी भी धर्म को कोई भी मान्यता नहीं दी गई, क्योंकि हम एक सेकुलर देश हैं। हम पाकिस्तान की तरह, हम सऊदी अरबिया की तरह हम इस्लामिक राष्ट्र नहीं हैं, ठीक है। हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं, तो यहाँ अब लोगों के लिए अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार है, अपनी अपनी पूजा पद्धतियों को मानने का अधिकार, कुछ भी करें। पांचवा जो मूल अधिकार है हमारा, वो संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार। कौन सा है? संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार। संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार कौन सा है हमारा? संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार। इसका मतलब जैसे जनजातीय इलाकों में लोगों की अपनी अपनी संस्कृति होती है, अपनी अपनी शिक्षाएं होती हैं, जहाँ हम उर्दू मीडियम से पढ़ें, इंग्लिश मीडियम से पढ़ें, हिंदी मीडियम से पढ़ें, संस्कृत मीडियम से पढ़ें, ये हमारा अधिकार है। हम उस मीडियम से, उस माध्यम से अध्ययन करें, अपनी संस्कृति को बचाएं, ठीक। उसके बाद हमारा जो छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक। संवैधानिक उपचारों से मतलब है हमारे देश का कोई भी नागरिक हो, चाहे नेता हो, अभिनेता हो, ब्यूरोक्रेट हो, हीरो हो, कोई भी आम इंसान हो, अंबानी हो, टाटा हो, बिरला हो, कोई भी, सबके लिए संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं, समान अधिकार दिए गए हैं, ठीक। अब यहाँ पे बात आती है, जब एक क्वेश्चन आता है कि जब आपातकाल लगता है तो ऐसे कौन कौन से जो मूल अधिकार हैं, ऐसे कौन कौन से जो अनुच्छेद हैं जो स्थगित नहीं होते, बाकी सब हमारे अधिकार सरकार स्थगित कर देती है, ठीक है। तो ऐसे हमारे दो हैं, अनुच्छेद 20 और 21। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। अनुच्छेद 20 और 21 जो आपातकाल में खत्म नहीं होते हैं, ये आपातकाल में भी बने रहते हैं। तो 20 अनुच्छेद में क्या है, अनुच्छेद 20 में क्या है और 21 में क्या है, बताते हैं। 20 में है हमारा, अगर हम किसी भी तरीके से हम पे कोई इल्जाम लगता है, दो या कानूनी अधिकार कह सकते हो, कानूनी सुरक्षा। और जो हमारा 20 है वो हमारी जीवन की सुरक्षा से है, हमको कोई जबरदस्ती कहीं भी ले जा नहीं सकता, ठीक। तो अगर हम 20 की बात करेंगे तो हमारी ये कानूनी सुरक्षा है, ठीक। और जो हमारा 21 है ये जीवन की सुरक्षा कह सकते हो, या दैहिक जीवन की सुरक्षा, ठीक। अब हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं मूल अधिकार याद करने की। मूल अधिकार याद करने की बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है। इसको याद कर लो। तो मिनी संविधान किसे कहते हैं? मिनी संविधान 1942वें संविधान संशोधन 1976 को कहते हैं। संविधान का संरक्षक कौन है? संविधान का संरक्षक हमारी सुप्रीम कोर्ट होती है। मिनी संविधान किसे कहते हैं? 42वें संविधान संशोधन को। और संविधान की संरक्षक कौन है? हमारी सुप्रीम कोर्ट है। कौन? हमारी सुप्रीम कोर्ट है, ठीक। अब हम मूल अधिकार याद करने की आपको
शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। तो ऐसे लिखिए, समता, स्वतंत्रता, धर्म से, समता स्वतंत्रता शोषण से ऊपर है धर्माधिकार। धर्माधिकार, ठीक। समता स्वतंत्रता शोषण से ऊपर है धर्माधिकार। क्या है? समता स्वतंत्रता शोषण से ऊपर है धर्माधिकार। शिक्षा तथा संस्कृति से बनता हमारा संवैधानिक उपचार। ठीक। देखो, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म का अधिकार, शिक्षा तथा संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमारे 6 अधिकार हो गए। तो हमने इससे पहले बताया था कि हमारे जो मूल अधिकार थे वो 7 थे। तो 7वां हमारा कौन सा था मूल अधिकार? संपत्ति का अधिकार। ठीक, संपत्ति का अधिकार कौन सा था हमारा? संपत्ति का अधिकार। इसको क्या किए? 44वें, इसको क्या किए? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको क्या बना दिए? संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिए? कानूनी अधिकार। क्या बना दिए? कानूनी अधिकार। क्या बना दिए? कानूनी अधिकार। तो हमारा ये मूल अधिकार खत्म होके क्या बन गया? कानूनी अधिकार हो गया। कानूनी अधिकार से अभी क्या है, कोई अगर चीजें हमें नहीं देगा तो हम उसको जबरदस्ती लेंगे, ये हमारा कानूनी अधिकार है। ठीक, मूल अधिकार नहीं है। संविधान संशोधन 44वां जो हुआ था 1978 में, उसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे अपने संविधान की विशेषताओं की। तो अगली विशेषता हमारी है नीति निर्देशक तत्व। बाद हमारे संविधान की जो अगली विशेषता है वो है हमारी नीति निर्देशक तत्व। ठीक, नीति निर्देशक तत्वों का क्या मतलब होता है? नीति निर्देशक तत्व का मतलब होता है कि एक लोक कल्याणकारी, जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ही नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है? संविधान की आत्मा। किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अब हम लोग बात करते हैं नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में, हमारे संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 36 से 51 तक, ठीक, अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों के 3 प्रकार हैं। ठीक, एक आता है हमारा गांधीवादी, ठीक, दूसरा है हमारा सामाजिक, तीसरा है हमारा उदार बौद्धिक। नीति निर्देशक तत्वों का मतलब होता है सरकार को एक जन कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। मतलब कोई रोड बनवानी है, सरकार का ये कर्तव्य है। कोई नाली साफ करानी है, सरकार का कर्तव्य है। कोई अस्पताल बनवाना है, स्कूल बनवाना है, ये सरकार का कर्तव्य है। ये नीति निर्देशक तत्वों का अनुसार आत्मा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये बात
रही थी। इसके बाद जो हमारे संविधान की अगली विशेषता है, अगली जो विशेषता है वो है धर्म निरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य से मतलब है कि हमारा जो संविधान है किसी भी धर्म को नहीं अपनाया है। एक धर्मनिरपेक्ष है, सेकुलर है, ना कोई हिंदू, ना मुसलमान, ना ईसाई। यहाँ पे जो सबसे बड़ा धर्म है वो मानवता का धर्म है, मानवीयता है। ठीक। जो इसके बाद हमारी अगली विशेषता है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता। एकल नागरिकता से मतलब जैसे अमेरिका का जो संविधान है उसमें अमेरिका की नागरिकता के साथ साथ वहाँ के राज्य भी नागरिकता प्रदान करते हैं, मगर हमारे संविधान में ऐसा नहीं है। हमारे संविधान में हर एक नागरिक भारतीय है। कनाडा की तरह दोहरी नागरिकता नहीं है। अगर आप किसी भी तरीके से दूसरे देश की नागरिकता लेंगे तो ये मूल हमारे देश की नागरिकता अपने आप छिन्न भिन्न हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो एकरी नागरिकता का उद्देश्य है कि एकता का आभास हो। एकता विस्तृत सांस्कृतिक, विस्तृत भौगोलिक प्रदेशों के अनुसार एकता बहुत जरूरी है। ठीक। अगली जो हमारी संविधान की विशेषता है स्वतंत्र निकाय। अगला जो विशेषता है क्या है? स्वतंत्र निकाय। हमारे संविधान में ऐसे बहुत सारे निकायों की व्यवस्था की गई है जो सरकार से, न्यायपालिका से, विधायिका से भिन्न अपर उठकर स्वतंत्र निकाय हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं संवैधानिक संस्थाएं। संवैधानिक संस्थाओं में जहाँ यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, चुनाव आयोग हो, कैग हो। कैग का मतलब जो लोग ऑडिट वगैरह नहीं करते हैं, लेखा महानियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण नियंत्रण, महालेखा परीक्षक, ये सब हमारे क्या हैं? संवैधानिक निकाय। तो यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से आता है, मान लीजिए 3 का नाम दे दिया, ठीक, ये चौथा नाम दे दिया सीबीआई, और आप लोगों से पूछेगा इसमें से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक। या 4-5 नाम दे दिए, उसमें से बोला इसमें से कौन संवैधानिक निकाय है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो जो जिन चीज़ों की व्यवस्था हमारे संविधान में होती है उनको हम लोग कहते हैं संवैधानिक निकाय। ये स्वतंत्र हैं, सरकार से इनसे बिल्कुल कोई वास्ता नहीं। चुनाव आयोग की स्थापना इसलिए कही गई, एक निष्पक्ष चुनी हुई सरकार अच्छे ढंग से निर्वाचित हो। ठीक। हमारे संविधान में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगली जो हमारी संविधान की विशेषता है, जो हमारे संविधान की अगली विशेषता है वो क्या है, इसी करके आगे बढ़ते हैं। और अगली व्यवस्था, जो अगली विशेषता है वह है आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां क्या है? आपातकालीन शक्तियां। जो आपातकालीन शक्तियां हैं या कर सकते हैं इमरजेंसी हैं, वो लोग हम लोग जर्मनी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? जर्मनी में। ठीक। आपातकाल कहाँ से आता है? जर्मनी से। संविधान के स्रोत पढ़े होंगे तो उसमें नहीं आता आपातकाल कहाँ से आता है। तो जो आपातकाल होता है वो 3 तरीके से होता है। ठीक। संविधान में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक, कितने से? 352 से लेकर 360 तक। तो आपातकाल 3 तरीके से होता है। कितने तरीके से होता है? 3 तरीके का। नंबर 1 राष्ट्रीय आपातकाल।
राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक। दूसरा जो हमारा आपातकाल है वो है राज्य आपातकाल। इसका नाम आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति शासन। ये हमारे संविधान में अनुच्छेद 356 बहुत बार प्रयोग किया गया है। जैसे राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राज्यपाल के अनुमोदन से राष्ट्रपति उस राज्य में राज्य आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है। वहां की व्यवस्था पूरी केंद्र के हाथों में आ जाती है। तीसरा जो है हमारा वह है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपात यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी। भगवान की दया से अभी तक हमारे देश में ये वाला लगा नहीं है। अभी तक इन दोनों का हम लोग स्वाद चख चुके हैं। अगर राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो ये भी कई तरीके से लगता है, जहां हम किसी पे हमला कर दें या हम पे कोई हमला कर दे या देश के में सशस्त्र विद्रोह हो जाए या देश के उस हिस्से में सशस्त्र विद्रोह हो जाए, वहाँ पर आपातकाल लगता है। तो जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो कौन कौन से चीज़ें छोड़कर बाकी मूल अधिकारों में से दो अनुच्छेद हैं, 20 और 21। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी हमारे सारे मूल अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं, स्थगित कर दिए जाते हैं। उसके बाद दूसरा जो हमारा है राज्य आपातकाल। राज्य आपातकाल मतलब अगर राज्य का शासन तंत्र विफल हो जाता है तो राज्यपाल राष्ट्रपति को अनुमोदित करते हैं कि यहाँ का सिस्टम बेकार हो गया है, संविधान के अनुसार नहीं चल रहा, तो वहाँ पर राष्ट्रपति 356 आर्टिकल का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। तीसरा जो हमारा आपातकाल है वो है राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी। देश में ऐसी कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है कि देश दिवालिया होने के कगार पर हो जाता है तो सरकार वित्तीय आपातकाल की घोषणा करती है। अगला जो महत्वपूर्ण है हमारे संविधान की विशेषता, अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। अंतिम और महत्वपूर्ण व्यवस्था क्या है? त्रिस्तरीय सरकार। त्रिस्तरीय सरकार, 3 स्तरीय सरकार। त्रि माने 3, स्तरीय माने सरकार। तो 3 स्तरीय सरकार से मतलब है हमारा कि पहले केंद्र की सरकार, राज्य सरकार और ग्राम सरकार कह सकते हैं हम लोग। संविधान में 1992 में 73वीं या 74वें संशोधन द्वारा संविधान में पंचायतों को संवैधानिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय शासन, स्थानीय प्रशासन कह सकते हैं इसको, स्थानीय प्रशासन। ठीक। चाहे वो नगर पालिका हो, नगर निगम हो, नगर पंचायत हो, ग्राम पंचायत हो, जिला पंचायत हो, क्षेत्र पंचायत हो, ये हमारे स्थानीय प्रशासन में आएंगी। राज्य प्रशासन केंद्र के शक्तियों का बंटवारा है, क्योंकि गांधी जी ने कहा था ग्राम उदय से ही भारत का उदय हो सकता है। ग्रामोदय से भारत का उदय मतलब गांव के विकास से ही हमारे भारत का विकास होगा। अगर भारत का विकास करना है तो गांव का विकास करना जरूरी है। तो आज हमारा ये संविधान की विशेषताएं खत्म होती हैं, समाप्त होती हैं। हम ऐसी आशा करेंगे कम से कम 3 नंबर, जब अगर क्वेश्चन आएंगे तो कम से कम 3 नंबर आपको फंसेंगे चिंगम वीडियो रोम पे। भैया अगला टॉपिक हो रहा है यू वीडियो